अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के इनेकाद के लिए आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग को बहाल कर दिया है। मुल्क भर में जो आरओज हैं उनकी ट्रेनिंग का अमल 17 और 18 दिसंबर को जारी किया जाएगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग का अमल है वो 19 दिसंबर को होगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है और उस हुक्मनामे में बहुत कुछ है, लेकिन बैरिस्टर उमैर नियाजी जो कि लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार थे, उनको एक नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि इलेक्शंस ये एक जमहूरी अमल है और इसके अंदर खलल नहीं पैदा किया जाएगा। लेकिन चूंकि आपने जमहूरी अमल के अंदर खलल डालने की कोशिश की है तो आप तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस का शेड्यूल जारी किया। अब इलेक्शन से पहले सियासी जमातें कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी, इसके साथ साथ क्या डेवलपमेंट्स होंगी, मजीद क्या क्या हैपनिंग्स होंगी, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे 16 दिसंबर 1971 को जो सानहा मशरकी पाकिस्तान हुआ, इसकी वजूहात क्या थी, मशरकी पाकिस्तान हमसे क्यों अलहदा हुआ और फिर पोशीदा राज इसके क्या हैं और हमने अब तक इस वाक़े और इस सानहे के बाद क्या कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। इस सब पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में चूंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो जो अभी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे वो 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं और इंतखाबी फहरिस्त जो है वो 23 दिसंबर को आवेज़ा की जाएगी, जबकि हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को आवेज़ा की जाएगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की जो तारीख है वो 12 जनवरी 2024 होगी। सो इलेक्शंस अब पत्थर पर लकीर हैं। सनाउल्लाह खान साहब, कैसे देखते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल को? मैं तो अभी भी पत्थर पर लकीर नहीं समझता, क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसे ऐसे साने हो चुके हैं कि बाज़ दफ़ा ना चाहते हुए भी बाज़ मामलात करने पड़ते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिया उसके बाद तो अब सियासी जमातों के लिए या जो बाकी इसमें रोल हैं, करैक्टर्स हैं, उनके लिए अब कोई गुंजाइश वाज़े तौर पर तो नज़र नहीं आ रही। अब लगता यही है कि अब क्योंकि कुछ सियासी जमातों ने तो वर्किंग कर ली थी, अब बाज़ को अब जल्दी करनी पड़ेगी। ख़ासकर पीटीआई का जो इशू है वो आज भी मौजूद है और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इस वक्त बने हैं, उन्होंने जो बातचीत की है उसमें उन्होंने कह दिया है कि अभी हमें जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारे जो शिकायत हैं वो दूर नहीं की गई। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन मुझे हालात कुछ उस किस्म के नज़र नहीं आ रहे। आने वाले दिनों में उनके लिए उम्मीदवार भी तलाश करना मुश्किल होगा। और बाकी जमातें, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है और बाकी जो छोटी मोटी जमातें हैं बलूचिस्तान की हैं या ANP है, JUI है, JUI के लिए कुछ सिक्योरिटी के थ्रेट हैं। ठीक है सनाउल्लाह खान साहब, रऊफ क्लासरा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। क्लासरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। सनाउल्लाह खान साहब ने कहा है कि अभी भी उनको इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ सकते, मज़ीद कुछ हैपनिंग्स हो सकती हैं क्योंकि मे बी कुछ और हो सके। आप इस सब सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आपने दावत दी, ग्रेटफुल। ये सनाउल्लाह मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, इनकी अपनी एक राय है, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन मैं इनसे एग्री नहीं करता कि अभी भी कुछ हो सकते। मेरा यह ख्याल है कि अगर ये सबसे बड़ा अच्छा मौका था कि जो लोगों को अगर पावर फोर्सेस जो हैं अगर वो चाहती थी कि इलेक्शन ये नहीं होने चाहिए, पोस्टपोन होने चाहिए, डेफर होने चाहिए, तो ये बहाना बड़ा अच्छा था। क्योंकि ये PTI वह जमात थी जो इसके इलेक्शन चाहती है हर कीमत पे। बाकी जमातों के बारे में कह सकते हैं कि चलें उनके पास बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है, डिले किया जाए, बाद में देख लेंगे। अभी खान साहब की पॉपुलैरिटी है, हमें प्रॉब्लम है, उसको मियाँ साहब नए आए हैं, उन्हें अभी अपने जाना है, करना है, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब इल्जाम लग सकते हैं कि वो इलेक्शन से डिले करवाएं, या हमारी
ये ताकतवर इदारे हैं, उन पे भी चलो था कि जनाब कि वो इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, निगरान हुकूमतों वगैरह का दौर जो है, स्टेबिलिटी आ रही है, रुपीज स्ट्रांग हुआ है और स्मगलिंग रुक रही है, डॉलर वगैरह अचीवमेंट्स भी हैं, साफ जर निगरानों के पीछे से बैठे हुए थे ताकतवर इदारे। सो हुकूमत पाकिस्तान हो, इदारे हैं, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस वक्त इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसी जो है आपके साथ ये प्रोग्राम से निकल जाए तो आपको डॉलर और रुपये के जो मसले हुए थे ना दोबारा से पैदा हो जाए। सो तो मुझे तो कोई इसमें शक नहीं है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को तो हो रहे हैं। हमारे कोई शक नजर नहीं आता। अब इंतखाबात तो हर सूरत होंगे ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब दो टोक कह दिया है। अब हमें यह बताएं कि जो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी और JUI फे और MKM, इनकी तैयारियां जो है इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि अब तो हवाम ख़त्म हो गया है, कौन सी जमात कहाँ खड़ी है तैयारियों के हवाले से जो ज़्यादा संजीदा नज़र आती है? मेरा ख्याल है ये सारे वेट कर रहे थे इलेक्शन शेड्यूल का। अगर मुझसे पूछें, उससे पहले अपनी एनर्जीज को बचा रहे थे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिलावल भी बड़े बड़े जलसे कर रहे थे और उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त आप मैं सारे हम टांट कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वापस भी आ गए, इनकी तरफ से एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, जलसे जुलूस नहीं हो रहे, बिल्कुल खामोशी थी। ऐसे MQM का जैसे कह रहे हैं। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ वाले वैसे आपको पता है जिन हालात से गुजर रहे हैं, उनको तो वैसे कोई शुगल मेला नहीं बन रहा था कि वो तो अपने उनको सर्वाइवल के मसले पड़े हुए, जमानतों के मफरूर बकायदा उन पे केसेस, वो जो भी है उनकी लीडरशिप पे। सो बच बचा के जो मेन आंखें लगी हुई थी वो दो पार्टीज पे लगी हुई थी, मेन नवाज लीग और पीपल्स पार्टी क्या करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अब जो इलेक्शन का माहौल बनेगा ना वो आज से बनेगा। अब जब ये उन्होंने डेट दे दी है कि 20 मेरा ख्याल है दी है कि जी अपने कागजात नामजद 20 से 22 दिसंबर, जी वो 2-3 दिन जो रखे गए। अब इनके जो बोर्ड वगैरह थे वो होना शुरू हो जाएगा। पहले भी हो रहे थे नवाज लीग के, लेकिन आपकी बात ठीक है साहब कि वो आपको ना पैशन और वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी जो रिक्वायर्ड होती है। इलेक्शन का एक माहौल होता है, लेकिन अब माहौल बनेगा मेरा ख्याल है अगले हफ्ते से। अब यकदम मार धाड़ शुरू हो जाएगी, जल्दी तेजी। यूं ही आपकी लिस्टें फाइनलाइज होंगी, उम्मीदवार फाइनलाइज होंगे, अपने अपने हल्कों में जाएंगे, जलसे जुलूस और लोगों से मिलना, तो वो माहौल जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल वो बनेगा अगले हफ्ते से। नेक्स्ट आप ये कह रहे हैं कि PTI ने जो मौजूदा सूरत हाल है उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपके ख्याल में? ऑप्शन नहीं है ना, उससे पहले वो लड़ते रहे हैं। जो मेरे जैसे लोग कुछ जिनको PTI वाले नाराज भी रहते थे हमसे, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे तो आप लड़ाई बेहतर लड़ सकेंगे। ये सड़कों पे लड़ाई करके आया, मतलब जनाब मुशर्रफ के खिलाफ जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी करती रही या मतलब पीपल्स पार्टी ने किया, उनकी समझदारी देखी कि बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं थे, वो सड़कों पे नहीं गए, वो पार्लियामेंट के अंदर रहे और बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने। बल्कि हुकूमत नहीं बन रही थी मुशर्रफ साहब की, जब तक पीपल्स पार्टी पेट्रियट उन्होंने नहीं बना ली थी। सो पार्लियामेंट के अंदर रह के आप ज्यादा टफ टाइम दे सकते हैं, अपने वर्कर्स को बचा सकते हैं, पार्टी को बचा सकते हैं, हुकूमतों को एक्सपोज कर सकते हैं और कल को आपके चांसेस बनते हैं उनकी जगह लेने के लिए। सो खान साहब के जो बड़े ब्लंडर थे, मतलब वो 3 थे और एक के बाद दूसरा तीसरा मारते गए। पहले कौमी असेंबली छोड़ी, फिर उन्होंने पंजाब को तोड़वाया, फिर KP को तोड़वाया। जब असेंबली से बैठ कर सड़कों पर आए तो सड़कों के जरिए तो यहाँ पे कोई पावर मुझे तो नहीं लगता कि पिछले कोई 30-40 सालों में सड़कों पे रह के हंगामे धरने करके। अच्छा, खान साहब को सीखना चाहिए था 2014 के धरने से कि आपने पूरे 4-5 साल लड़ते रहे, सड़कों पे रहे, लड़ाइयाँ की, वर्कर मारे गए, गोलियां चली, यहाँ पे D चौक में कई दिन बैठे रहे, 126 दिन धरना किया, तो फिर क्या हुकूमत गिर गई थी या आपको हुकूमत मिल गई थी? नो। तो खान साहब आपका पॉइंट आ गया। ये बताइएगा कि एक ख्याल ये किया जा रहा है, एक राय ये है कि अभी तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है PTI को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उनके कुछ लोग गिरफ्तार हैं, कुछ रपोश हैं। एक और भी ख्याल जाहिर किया जाता है, जो हमारे सियासी तजिया निगार हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पर, ये कहा जा रहा है कि अगर PTI का कोई उम्मीदवार भी नहीं है लेकिन खंबा खड़े करेंगे, खंबा जीत जाएगा, या वकला जो भी उनको दस्तयाब लोग हो गए तो वोटर इतना रिएक्शन में निकलेगा कि वो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। आप इन दोनों सूरतों को कैसे देखते हैं? सर, ये चीजें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त जो एक फेज बनी हुई है या PTI के हामी क्लेम करते हैं और मोस्टली लोग हमें मिलते हैं, पैशन यही नजर आते हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन 2-3 चीजें होती हैं। एक होती है कि इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस थे, आपको याद होगा 2011 में भी खान साहब के बड़े जलसे थे, बाद में वोट जो है वो कहीं और निकले जिस पर उन्होंने धांधली के इल्जाम लगाए। ये इलेक्शन जीतना और इलेक्शन डे जो होता है, ये खान साहब खुद भी कहते थे, जिसकी वजह से वो इलेक्टेबल लेने पे मजबूर हो गए थे। इतनी पॉपुलरिटी तो उनको उस वक्त पहले भी थी, अब खैर ज्यादा है। जो इलेक्टेबल होते हैं उनको, जिनको मतलब आपके 420-30 पोलिंग स्टेशन है जो आपने मैनेज करने हैं, बंदे चाहिए, पोलिंग एजेंट चाहिए, कागज चाहिए, दवाई चाहिए, पैसे चाहिए और भला चीजें चाहिए। सो आपकी शहरों के हद तक तो चलो आप मैनेज कर लेंगे, मान लिया कि आपको आपकी पॉपुलैरिटी है शहरों में।
असल जो मुकाबला है वो इलेक्टेबल्स का भी है, बिरादरी आ जाती है, जाती आपके यारें दोस्तें आ जाती हैं, दुश्मनी आ जाती है। मैं खुद देहाती आदमी, मुझे पता है कि वहाँ पार्टी से हट के समटाइम आपकी बिरादरी इलेक्शन लड़ रही होती हैं, आप अपनी नाक के लिए, पग के लिए, पटके के लिए लड़ रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये कहना कि खान साहब ये खंबे को वो देंगे, लोग वोट डाल देंगे, मान लिया हो जाएगा, फेयर एनफ, या वकील आएंगे। अब एक और विद इन पार्टी एक और मसला शुरू होगा कि जिनके हल्कों में वकीलों को आप वो देंगे, वो सीटें कितने वकीलों को देंगे, 15, 20, 30, 40 को दे देंगे, तो आपकी सीटें जो देंगे 272 है शायद, या कम हुई है थोड़ी सी, वो सन्नू भाई बताएंगे हमें। तो इतने सारे वकीलों को देंगे सबको, तो आपके जो पहले से लोग थे तो वो कैसे करें? वकीलों को फिर एक और बड़ा मसला, ये पैसे खर्च करने को तैयार नहीं, हल्के में तो पैसे लगाने पड़ते हैं आपको, कि आपने ट्रांसपोर्ट भी करनी है, खाना भी खिलाना है, पोलिंग एजेंट भी करने, सारी चीजें। और एमएनए का जो हल्का है बड़ा लंबा चौड़ा हल्का है, उसमें मूवमेंट भी करनी है आपने, गाड़ियां भी चाहिए आपको, अच्छा पैसा चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मनी एंड द पीपल। तो लोग तो वोट डालने आएंगे, लेकिन उनको वोटर को आपने उसको पोलिंग बूथ तक भी लेकर आना है, फिर आपने आपके बकौल धांधलियां होनी है वो भी रोकना है। सो अच्छा, फिर जो सबसे बड़ी मेरा इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए होगी कि जिन हल्कों में ऑलरेडी इनके बड़े पावरफुल, जैसे इन्होंने कहा अभी आपकी बात हुई कि यहाँ ऑलरेडी इनके पास बड़े बिग नेम्स हैं पीटीआई के, मतलब हमाद अजहर की मैं चलो बात कर लूं, सपोज मुराद सईद साहब की बात करें, और लोग हैं जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, अगर ये आ नहीं सकते, कागज दाखिल नहीं कराते, कल को इनकी जगह शाहमुद कुरैशी साहब है, मैं वैसे नाम ले रहा हूँ और बहुत सारे लोग होंगे, अगर ये अब कागज नामजदगी नहीं जमा करवा सकते, ये इस वक्त मफरूर है, या शनाख्ती कार्ड उनके ब्लॉक करने की खबरें आ रही थी, तो क्या ये दिलो जान से चाहेंगे कि हमारे हल्के में कोई खान साहब किसी को टिकट दे दें और वो ये 5 साल बन जाए? तो पार्टी के अंदर वो कोशिश करेंगे, मुझे लगता है ये इस तरह के बड़े लोग जो हैं कि उनके फैमिली के बंदे को टिकट मिले, किसी की बेगम साहबा को मिल जाए, किसी के भाई को मिल जाए, किसी की बहन बेटी, ताकि हल्का हाथ से न जाए, कोशिश होंगे तो हल्का हाथ से न जाए। ये थोड़ा सा ये जो मसला होना है ना, ये जरा ये बहुत बड़ा मसला है, आप समझते हैं, ये अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगी। आखिर में ये बताइए क्लासरा साहब के बल्ला बेल्ट पेपर पर निशान होगा या नहीं, आपकी क्या सोच कहती है, क्या राय? मेरा ख्याल है होगा। मेरी राय उसकी वजह है कि आपने कुछ इलेक्शन को जितनी भी कर लें, कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है इलेक्शन की आपको। सो क्रेडिबिलिटी अगर आपने बिल्कुल ना किया तो फिर पीटीआई का वोटर लोगों में रिएक्शन भी आएगा, और कल को आपने इंटरनेशनल लेवल पे इसको सेल करना है, आपने लोगों को जस्टिफाई करना है, इदारों को करना है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बहर भी करना है। जनाब आपने तमाम पार्टीज को बहर रख के आपने इलेक्शन कैसे लड़े, जो 2018 में जो कुछ भी हुआ था, लेकिन कम से कम शेयर जो है मेरा ख्याल में गलत नहीं कह रहा, वो तो था उस पे इस टाइम पे, या इसी तरीके से हमने देखा 2002 में कोशिश की गई थी कि जब पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, तलवार नहीं तो तीर ले लो। तो खान साहब को मेरा ख्याल है अगर ना भी मिला भला, इसके बावजूद भी वो इलेक्शन में तो जाएंगे। ठीक है क्लासरा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मौरूसी सियासत, सियासी कुर्बतें और लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूर बात करेंगे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, और सियासत पर गुफ्तगू हमारी प्रोग्राम के अंदर जारी और सारी है। रऊफ क्लासरा साहब ने भी बड़ी डिटेल्ड इस हवाले से जो है अपना पॉइंट रखा, सनाउल्लाह खान साहब का भी पॉइंट आया। ख्वाजा साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? चूँकि अब इंतखाबात तो होने हैं, जाहिर है शेड्यूल भी आ गया है, बाकी तमाम चीज़ें भी हमारे सामने हैं, शुरू हो गया मतलब हाँ, जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो उसका आगाज़ बाकायदा तौर पर हो गया। सो आप इस तमाम तरह डेवलपमेंट को किस तरह से देखेंगे? जी देखें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कल ही रात 12 बजे से कबल ही उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया। इसका मतलब यह है इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह तैयार है, और जो चीफ जस्टिस साहब ने जो स्पिरिट दिखाई है, ठीक है ना, अगर बंदयाल साहब भी ऐसी स्पिरिट दिखाते तो ये इलेक्शन पे डिले ना होते। अब कोई अभाम बाकी नहीं है। क्लासेस इनका मौकफ था, सनाउल्लाह साहब इनको भी मेरा मौकफ नहीं है, मेरे अंदर एक खदशा रहता है यहाँ, क्योंकि बेयकीनी की सूरत हाल रहती है हमेशा से ही, लेकिन क्योंकि ये हमारा माजी इससे जुड़ा हुआ है बेयकीनी के साथ। सब लोग जो है ना, तमाम सियासी जमातें और पावरफुल लोग, इमरान खान की और पीटीआई की जो मकबूलियत है उससे अभी भी ये भी भांडा फूट जाएगा। जो मकबूलियत का हवा खड़ा किया हुआ है ना सनाउल्लाह साहब आपने, ये भी आपको इलेक्शन डे वाले दिन पता मैंने नहीं खड़ा किया हुआ। आप जाके माइक लेके आप हम भी अवाम में रहते हैं ना, आप कराची से पेशावर तक घूम लें, आप हम घूमते हैं लोगों में, मकबूलियत है, लेकिन इतना भी नहीं है कि खंबा खड़े करेंगे वो जीत जाएगा। ये तो जब इसका फैसला इलेक्शन डे वाले दिन होगा ना, वो 8 फरवरी उस दिन खंबे को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल है यार। खंबा
वो जो मैं कहता हूँ कैंडिडेट ही नहीं भाग गए हैं तो अब क्या किसको टिकट देंगे? लोगों ने हलकों में जाना है। अब 100% 100% इंतखाबात होंगे, ठीक है ना। बाकी पार्टियों की जो तैयारियां हैं इसमें मुस्लिम लीग है, नून है, उन्होंने अपना जोड़ तोड़ मुकम्मल कर लिया है, सियासी इत्तेहाद बना लिए हैं, इंतखाबी इत्तेहाद बन गए हैं, सीट एडजस्टमेंट का भी उन्होंने कर लिया प्लान। पीपल्स पार्टी ने भी अपने टिकट तकरीबन फाइनल कर लिए हैं, ठीक है। JUI फे भी अभी मैदान में है। इस तरह PTI को अब सबसे ज़्यादा जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की हुई थी ये PTI के लोगों ने की हुई थी। और जैसे सनाला सब कह रहे हैं मकबूलियत का एक तूफान है, सबको बहा कर ले जाएगा। यही चाहते थे इंतखाबात ना हो, जिसकी जिंदा मिसाल है कि जो बैरिस्टर उमैर नियाजी पहुंचे वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में। इंतखाबात अब होंगे। अब PTI ने फैसला करना है कि हमने कहाँ जाना है, अपने उम्मीदवार फाइनल करने हैं। बाकी जमातों की तैयारी मुकम्मल है, एक मैदान सजने जा रहा है। और ये मैं कहता हूँ कि इसमें तल मकान अब जो भी हो गया है, जितना कुछ हो गया इलेक्शन से कबल उसको पर मट्टी डाल दें। लेकिन अब से इस इलेक्शन में शफाफियत जो है वो अल्फाज की हद तक नहीं होनी चाहिए, अब नज़र भी आनी चाहिए। अदारों को अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलनी चाहिए तमाम पार्टीज़ को, और ताकि वो लोगों के सामने अपना अपना मंशूर रख सकें। अभी पार्टियों ने अपने मंशूर भी तकरीबन फाइनल कर लिए हैं, वो भी सामने आ जाएंगे तो भी हम बातचीत करेंगे। मंशूर तो वैसे हमारे यहाँ आंखों में धूल झोंकने के लिए लोगों की बनाए जाते हैं। पार्टियों से हमारी दरखास्त होगी कि ऐसे मंशूर बनाएं जो काबिल अमल हों, जिन पर अमल भी हो सके, ताकि आप बता सकें कि हमने इस मंशूर पर इंतखाब लड़ा और इस पर हमने अमल कर दिया। अब ये सियासी जमातों और सियासी कायदीन का इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब देखते हैं इस इम्तिहान में किस तरह कामयाब होते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और आज 16 दिसंबर 2023 है, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को सानेहा मशरिकी पाकिस्तान पेश आया और इस सानेहे के नतीजे में मशरिकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इंतखाबी नताइज कबूल नहीं किए गए थे। एक जमात इस पाकिस्तान में जीती थी और दूसरी वेस्ट पाकिस्तान में जीती थी। इस पर हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और आगे चलकर हमारे साथ अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब भी मौजूद होंगे, जो कि मुमताज़ सहाफ़ी और मुसन्निफ़ हैं। उनसे भी डिटेल्स लेंगे क्योंकि तमाम तर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, फिर उस पर बहुत कुछ लिखा, तो वो शायद हमें जिस तरह से बता सकते हैं। बाकी तो उस तरह से हम और एनालिसिस ज़ाहिर है आपके सामने रखेंगे, लेकिन उन्होंने चूंकि ये सारे मामलात अपने सामने देखे तो उनसे हम पूछेंगे। लेकिन सनाउल्लाह खान साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? मशरिकी पाकिस्तान आज ही के दिन हमसे अलग हुआ था और क्यों अलग हुआ था? देखिए, इस पे इतनी बात हो चुकी है गुज़श्ता 52-53 साल में, और उस पर कमीशन भी बन चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हुई हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक फैक्टर हम छोड़ देते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो उस दिन से लेकर आज तक जो हमारा अज़ली दुश्मन है इंडिया, उसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। और जो मशरक़ी पाकिस्तान था और जो मगरबी पाकिस्तान है, उसके दरमियान जो फासले थे वो फासले कोई जहनी फासलों के अलावा आपके ज़मीनी फासले भी थे। और उसमें भारत का जो किरदार रहा है पहले दिन से ही, वो उसको आप फरामोश नहीं कर सकते। भारत हमारे मुकाबले में एक बहुत बड़ी फ़ौज था। हमारी फ़ौज के तमाम जो मराकज़ थे वो मगरबी पाकिस्तान में थे। और जब इस किस्म की सूरत हाल, और आज भी इस बात पर आप भी देख लेना, पाकिस्तान ने कितने डोजियर दिए हैं। बलूचिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तालिबान की हुकूमत से आने से पहले अफ़गानिस्तान में 15-16 कौंसलेट भारत के बनाने का कोई जवाज़ था, जो उस वक्त अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS और भारत की राह मिलकर जो कुछ करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, चाहे वो दुबई से बैठ के करते हैं, चाहे वो काबुल से बैठ के करते हैं या कहीं और से करते हैं। तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो भारत की दुश्मनी है पाकिस्तान के लिए और जो उनकी लीडरशिप की है, और जो वहाँ पर एक बना हुआ है कि वो आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। मशरक़ी पाकिस्तान को जुदा करने में सबसे अहम रोल, वो सियासी बातें भी हैं, सियासी मसाइल भी थे हमारे और आज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इंडिया था, जो उसकी दुश्मनी थी, जो उनके दिल के अंदर जहर है पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए। आज भी आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा वो फैक्टर है, और उससे निमटने के लिए पाकिस्तानी कौम को यकजा होने की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया इसको कहा जाता है, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी। और उसको हम आज तक उस साने के बाद भी हम संभल नहीं सके, हम यकजा नहीं हो सके। आज भी हम मुख्तलिफ़ तबकात में, कौमों में बटे हुए हैं। हमारे अंदर हर किस्म की जो आप किसको कह सकते हैं बुराई को, आप उसको फाइनेंशियल करप्शन आप कह लें। अभी हमने उस दिन प्रोग्राम किया था
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, उससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे इदारों का क्या हाल है, हमारी जो गवर्नेंस का क्या हाल है, हमारी सियासत को देख लें। एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं हमने 2014 से 2013 से। तो जब हम सियासतदान, हमारी कौम, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी, हमारे इदारे, हमारी अदलिया, हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जब तक हम यकजा नहीं होंगे, हमारे अंदर इस कौम की, इस मुल्क की, इस ज़मीन की मोहब्बत यकजा नहीं होगी और उस मोहब्बत में हम इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे ये जो मसाइल हैं, हमारे दुश्मन वो हमें कमज़ोर करते रहेंगे। कभी वो पेशावर में APS का वाक़या हो, बलूचिस्तान में वाक़ हो, डेरा इस्माइल ख़ान में वाक़यात हों, या दहशत गर्दी के जो माजी में होते रहे हैं हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में होते रहे हैं, कराची से पेशावर तक, तो वो होते रहेंगे। और जब तक हम यकजा नहीं होंगे, एक ज़बान होकर, एक दिल होकर हम जब इकट्ठे नहीं होंगे, तमाम इदारे, तमाम सियासतदान, तमाम कौम, उस वक्त तक हमारे साथ सानिया, हमारे साथ ये होते रहेंगे। और हमें इन सानिया से निपटने के लिए ये इकट्ठा होना पड़ेगा, यकजहती होनी पड़ेगी, सोच एक पैदा करनी पड़ेगी, मुल्क से मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी, प्यार करना पड़ेगा सब चीज़ से ज़्यादा। जिस तरह कहते हैं ना कि जिस के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, तो फिर वो तो हमें ईमान नहीं है, तो हमें अपने वतन से मोहब्बत वो ईमान का हिस्सा बनाने पड़ेगी। और अपने जो जाती मफाद है या इक़्तिदार है उसको पसे पुश डालना पड़ेगा, पहले वतन रखना पड़ेगा। वतन होगा तो इसमें आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, देख लेना ये साइफर के वाकयात हुए, बाकी हुए ये वाकयात हुए, तो इससे ठीक है। अभी हम एक प्रोग्राम में ब्रेक ऐड कर रहे हैं और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम इस जो सानहा है उसके पोशीदा राज और फिर पाकिस्तान ने इस सानहे के बाद कुछ सीखा, कुछ समझने की कोशिश की या नहीं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं सानहा मशरकी पाकिस्तान का। और इस वक्त हमारे साथ अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब मौजूद हैं जो कि मुमताज़ सहाफ़ी और मुसन्निफ़ हैं। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ हसन साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। आपके नज़दीक इस सानहे की वजूहात क्या हैं, क्योंकि अभी तक ये बहस उसी तरह से जारी और सारी है। बहुत शुक्रिया आपके याद करने का। बात यह है कि ये सानहा इतना बड़ा है और कि इस पर जितना गौर किया जाए उतना ही कम है, और इस पर लिखा भी गया है और बहुत से तनाज़ात भी खड़े किए गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सानहे गजनाता के बाद ये मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा सानहा है। और 20वीं सदी में इस तरह एक मुल्क का दो लख्त हो जाना ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है। तो इसके असबाब, इसके अवामिल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों पर आपकी तवज्जो, ये काज़ीन की तवज्जो जो है, ये नाज़रीन की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो सानहा हुआ ये कोई 2-4 साल का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे जो अवामिल थे वो बहुत देरपा अवामिल थे। उस पहला आमिल तो ये था कि हमारे मुल्क में जो लोग बरसरे इक़्तिदार आए उसमें सियासी लोग भी थे और गैर सियासी लोग भी थे। उनकी ये कोशिश रही कि मुल्क में सियासी जमातें मजबूत ना होने पाए। चुनाचे जो ताकत जो इक़्तिदार में होते थे वो उनकी कोशिश ये होती थी कि सियासी जमातों में रखने डाले जाएं, इन्हें तकसीम किया जाए, इनमें फूट डाली जाए, ताकि कोई मजबूत सियासी ताकत जो है वो मुल्क में मौजूद ना हो और वो हुकूमत का सही मानों में एहतसाब न कर सके। तो इस वजह से आप देखेंगी और आपको सब काज़ीन भी और नाज़रीन भी इसकी इस हकीकत से बाखबर हैं कि ऐसे हालात पैदा किए गए कि जो सियासी अमल था उसमें बार बार रुकावट पड़ती रही। कभी 10 साल के लिए, कभी 5 साल के लिए, कभी उससे भी ज्यादा अरसे के लिए, और सियासी इक़्तिदार की बजाय फौजी इक़्तिदार जो था वो मुल्क पर काबिज हो गया। और उसमें सियासी शख्सियतें भी थी जिन्होंने उनका साथ दिया। तो पहली बात तो ये है कि मुल्क को जो चीज मुत्तहिद रखती है वो सियासी जमातें मुत्तहिद रखती हैं।
कोई फौजी ताकत मुल्क को मुत्तहिद नहीं रख सकता, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं रख सकती। ये सियासी जमातें होती हैं जो जिनकी आवाम के अंदर रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, वो आवाम को एक प्रोग्राम के तहत मुनज़्ज़म करती हैं, उनके अंदर एक हम आहंगी पैदा करती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रखती हैं। तो उसके नतीजे में फिर मुल्क जो है वो मुत्तहिद भी रहते हैं और वो तरक्की भी करते हैं। हमारे यहाँ यही काम सबसे कम हुआ, बल्कि बदकिस्मती से इसके उलट काम हुआ। और चुनांचे आप देखती हैं कि जब 1970 में इंतखाबात हुए तो उसमें उन इंतखाबात के नतीजे में ये हकीकत सामने आई कि मुल्क जो है वो सियासी तौर पर तकसीम हो गया है। क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में जिस जमात ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, उसने मगरबी पाकिस्तान में एक नशिस्त भी हासिल नहीं की। और यही मामला मगरबी पाकिस्तान में जिस जमात ने ज्यादा नशिस्तें हासिल की, वो एक नशिस्त भी मशरकी पाकिस्तान से हासिल नहीं करते थे। इसका मतलब ये मुल्क तस्लीम हो गया था सियासी एतबार से। उसके नतीजे में फिर बाकी मामला को संभाला जा सकता था, लेकिन उस वक्त की सियासी ताकतें जो बरसरे इक़्तिदार आई और वो फौजी लोग जो बरसरे इक़्तिदार थे, उन्होंने दानिशवर जिसकी वजह से फिर बड़ी खाना जंगी हुई, उसमें बहुत से लोग मारे गए। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब, बिल्कुल जो एक मिनट जरा सवाल सुनिएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, 1970 के इंतखाबात के बाद बड़ी लड़ाई हुई, सियासी लड़ाई हुई, लेकिन शुरू में हम जब देखते हैं कि 47 के फौरी बाद ही कि ऐसे अवामल है जिसमें समाजी अवामल भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक रवैया भी है, क्योंकि यहाँ से जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स थे वो मशरकी पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान से जाते थे। ये जो रवैये थे हमारे मुसलसल आते आते, जिसकी 1970 के इंतखाबात तक हम पहुँचे, तो इनका कितना अमल दखल था? हम इसको मुख्तसरन कह सकते हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक रवैये की वजह से टूटा, अस्करी जो रवैया था उसकी वजह से टूटा मुल्क, या सियासी रवैये की वजह से टूटा? मतलब ये पहली बात तो ये है कि मुल्क है सियासी रवैयों की वजह से टूटा। ठीक है, सियासी रवैया होता, सियासी अमल होता, मजबूत होता तो मुल्क कभी नहीं टूटता। दूसरी बात वो जो आपकी है, आपने जो कही है वो सही बात है कि ब्यूरोक्रेटिक जो था हमारा एटीट्यूड जो था हुक्मरानों का, उसने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और फिर ये है कि हमारे मगरबी पाकिस्तान से जो लोग थे वो इतने फिरौन सिफत थे कि देखिए मगरबी मशरकी पाकिस्तान से 3 वज़ीर आज़म बने। तीनों के साथ जो हमने सलूक किया मगरबी पाकिस्तान में, जिनके पास इक़्तिदार था, वो इतना शर्मनाक था और उसने यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हिफाजत पर बहुत ज्यादा ज़रब लगाई। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ीर आज़म बने, उनको हमारे गवर्नर जनरल साहब जिनके ताल्लुक मगरबी पाकिस्तान से था, उन्होंने उनको बुलाया गवर्नर हाउस में और उनको कहा जी हम आपको बर्खास्त करते हैं। यानी ये पहला ये बात तसव्वुर में नहीं आती कि कोई गवर्नर जनरल जो एक नुमाइशी जो हुक्मरान होता है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होते, उसने मुंतखब गवर्नर जनरल को मुख्तलिफ वज़ीर आज़म को, जिसने अभी बजट मंजूर करवाया था, उसको उन्होंने बैक जुम्बश कलम उनको फारिग कर दिया। यही हाल हमारा उनके साथ हुआ, सोहरावर्दी साहब के साथ। वो भी बड़ी शख्सियत थे, उनको भी सर सिकंदर मिर्जा साहब ने, जनरल सिकंदर मिर्जा साहब ने उनको भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि असेंबली का आप इजलास बुलाएं, मैं इसमें अपने से साबित करूंगा। उसे कहा नहीं, हम कोई नहीं बुलाएंगे, आप इस्तीफा दें। और वो जो तीसरे हमारे साथ थे जिसने आइन बुलाने में बड़ी जिद्दोजहद कर रहे थे, हमने वो असेंबली तोड़ दी जिसने तकरीबन आइन मंजूर कर लिया था। बिल्कुल वो बिल्कुल असेंबली हमने तोड़ डाली। कुरैशी साहब, बिल्कुल ये तो यकीनी बात है वो कुरैशी साहब, ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं। ये बताएं कि 71 के साने के बाद, उसके बाद भी हमारी एक तारीख है अभी तक, आज की तारीख तक, तो आप क्या समझते हैं हमने 71 से या उससे पहले के जो सानियात थे या जो वाक़यात थे, और आपने बड़ी ज़बरदस्त उसको समेट दिया कि सियासी एतबार से ये मुल्क कमज़ोर हुआ है, तो 71 से लेकर आज तक आप समझते हैं कि हमने इस साने मशरक़ी पाकिस्तान से कुछ सीखा है, या आज भी वही सूरत हाल है जो आप बयान कर रहे थे? मेरे ख्याल
ख्याल में बहुत कम सीखा है। और यही वजह है कि अब जो आज का हमारा पाकिस्तान है वो भी बहुत से मसाइल से दो चार है इसी रवैये की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि कौमी सतह पर हमें इसका पूरा इदराक करना चाहिए। मशरकी पाकिस्तान का बाजू टूटना कोई मामूली वाक़या नहीं था, और लेकिन ये है कि इसके बावजूद एक ऐसा अफसाना हो चुका है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो बाजी की गलतियां हैं उससे सबक उनका भी एतराफ़ करें और कोशिश करें कि ये दोनों हिस्से जो बाजार इस वक्त अलग अलग हैं लेकिन इनको एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की जा सकती है, और दुनिया में कोशिशें हो रही हैं। ठीक है। और यूरोपीय यूनियन देखिए कैसे आपस में एक एक साल, यानी यूरोपीय यूनियन तो वो ममालिक है ना कि जो फ्रांस और बरतानिया के दरमियान 100 साल तक जंग होती रही, अब वो एक दूसरे के साथ करीब आ रहे हैं। इतिहास ही है। तो मैं समझता हूँ कि हम भी एक अगर रास्ते इख्तियार करें और हमारे सियासतदान भी जो अल्लाह के फजल से मिलकर बैठने की भी रवादार नहीं है, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि हम इस साने की तमाम चीजों का जायजा लें, अपनी गलतियों की इस्लाह करें। कुरैशी साहब, आपने ये सारा अमल जो मुल्क टूटने का अमल अपनी आंखों से देखा है, उस वक्त आप लिख भी रहे थे, ये जो बड़ा मशहूर नारा है जिसकी बुनियाद पर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के से मंसूब है, इधर हम उधर तुम, ये नारा लगा था उस इंतखाबात के बाद? नहीं, वो तो उससे पहले लगा था ना। लगा जरूर था। जी हाँ, वो तो सब बातें हुई थी ये, अब वो भी एक रद्द अमल था सारी सूरत हाल का। और भुट्टो साहब गालिबन ये महसूस कर रहे थे कि अगर असेंबली का इजलास हो जाता है तो फिर मुजीबुर रहमान अपनी मर्जी का दस्तूर ले आएंगे। ठीक है। और वो ऐसा दस्तूर होगा जो मगरिबी पाकिस्तान को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। यानी मेरा ख्याल है कि उनके ज़हन में ये बात थी, इस वजह से उन्होंने पूरी कोशिश की कि उसका इजलास ना हो पाए। कुरैशी साहब, आई विश कि हम इस पर बहुत ज़्यादा वक्त गुफ्तगू कर पाते हैं, लेकिन चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश बिल्कुल कम है, बल्कि ख़त्म हो गई है, प्रोग्राम का वक्त ही ख़त्म हो गया है। सो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी तक जिनसे राज या ऐसे हम कहें कि पसे पर्दा चीज़ें थी वो आपने हमें बता दी। आपको बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, बहुत सारे नए मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।